हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कैंसर के बारे में कि कैंसर होता क्या है, कैसे होता है और क्यों होता है। इसके अलावा कैंसर का कोई ट्रीटमेंट है या नहीं, अगर है तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और अगर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि हमारी बॉडी के सेल्स कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी के सेल्स पहले नॉर्मली ग्रो करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक टाइम के बाद डेड हो जाते हैं। देन अगेन हमारी बॉडी न्यू सेल्स बनाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं स्किन सेल्स की। हमारी स्किन न्यू सेल्स बनाती है और फिर वो सेल्स डिवाइड करते हैं और कुछ टाइम के बाद डेड हो जाते हैं, जिनको हम डेड स्किन सेल्स कहते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए स्क्रब लगाती हैं। लेकिन कैंसर में हमारी बॉडी के सेल्स डेड नहीं होते। जो न्यू सेल्स बनते हैं वो सिर्फ डिवाइड नहीं करते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं और डेड नहीं होते। ये सेल्स डिवाइड करते करते हमारे ब्लड में एंटर हो जाते हैं और फिर इस तरह ब्लड से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? जब हमारे जीन्स में कोई म्यूटेशन हो जाए यानी डीएनए डैमेज हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, तब हमारी बॉडी के सेल को याद नहीं रहता कि उनको कितनी लिमिट तक डिवाइड करना है। इसीलिए फिर वो कुछ सोचे समझे बगैर बस डिवाइड होते रहते हैं। अब ये एबनॉर्मल सेल्स मिलकर हमारी बॉडी में ट्यूमर बना देते हैं। जब बॉडी में ट्यूमर बन जाता है तो वो ट्यूमर हमारी बॉडी में ग्रो करना शुरू कर देता है और बहुत सी ब्लड वेसल्स भी बना देता है ताकि ट्यूमर को ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो ट्यूमर कैंसर बन जाता है। अच्छा, ट्यूमर्स की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है बिनाइन ट्यूमर। ये ट्यूमर बॉडी के जिस एरिया में डेवलप होते हैं वहाँ से किसी दूसरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड नहीं होते। ये बस अपने ही एरिया में ग्रो करते रहते हैं। जबकि ट्यूमर की जो दूसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये ट्यूमर हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी रीजंस हैं कि किसी इंसान में कैंसर हो जाता है। कैंसर का सबसे मेन रीज़न है हमारे जीन्स। यानी अगर आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स में किसी को कैंसर था तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप में भी कैंसर हो सकता है। अभी नहीं तो ओल्ड एज में हो सकता है। इसलिए अगर ऐसा हो तो आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जैसे आप उन सब फूड को अवॉइड कर सकते हैं जिनमें कार्सिनोजेंस प्रेजेंट हो, क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कैंसर को कॉज करते हैं। इन सब्सटेंसेस को अवॉइड करने से आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी डेली रूटीन में अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इसके अलावा तंबाकू और स्मोकिंग करते हैं तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं और इन रेज की वजह से स्किन कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो 15 मिनट्स पहले आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपकी स्किन यूवी रेज से प्रोटेक्ट रहे। इसके अलावा रेडिएशंस जैसे एक्स रेज ये भी कैंसर को कॉज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये रेडिएशंस हमारे डीएनए को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से डीएनए में म्यूटेशन हो सकती है। और अगर हम अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और हाई शुगर फूड खाते हैं तो इससे भी हमारी बॉडी में कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। आज की जनरेशन में तो बहुत कॉमन हो गया है कि सबको रेडी टू ईट फूड चाहिए। लोग नहीं चाहते कि उनका टाइम वेस्ट हो कि अब वो किचन में जाएं और कुछ खाने में बनाएं। इसीलिए मोस्टली लोग अपनी सुस्ती की वजह से बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं, जैसे जिंगर, शॉर्मा, पिज़्ज़ा, जो कि प्रोसेस्ड फूड ही है।
और उनको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि वो अपनी बॉडी को कितना डैमेज कर रहे हैं। जब वो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो वो उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और वो ये नहीं जानते होते कि ये उनकी बॉडी को कितना डैमेज कर रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो प्रोसेस्ड फूड को अपनी डाइट में बिल्कुल ज़ीरो ही कर दें, बल्कि अगर मंथ में 2 to 3 टाइम्स प्रोसेस्ड फूड खा भी लिया जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। पर अगर हम अपनी डाइट में रोज़ रोज़ प्रोसेस्ड और हाई शुगर कंटेनिंग फूड का इंटेक करेंगे तो हमारी हेल्थ इतनी ज़्यादा डैमेज होगी कि हमें खुद भी उस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, और जब तक अंदाज़ा होगा तब तक हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो गया होगा। और कैंसर भी इसी वजह से होता है। आप नोट करें तो कैंसर जैसा डेंजरस डिजीज़ पहले इतना कॉमन नहीं हुआ करता था जितना कि अब की जनरेशन में कॉमन हो गया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ही हमारी डाइट है। कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि कैंसर बॉडी में किस हद तक स्प्रेड हो गया है। सबसे पहली होती है स्टेज 0, जिसमें एबनॉर्मल सेल्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं पर हमारी बॉडी के किसी टिश्यू में एंटर नहीं करते। इस स्टेज पे बॉडी कोई सिम्टम्स भी शो नहीं करती। फिर आती है स्टेज 1। इस स्टेज में हमारी बॉडी में स्मॉल ट्यूमर्स बन जाते हैं। इस स्टेज पे भी हमारी बॉडी कोई सिम्टम शो नहीं करती, पर यह हो सकता है कि कभी कभी आप थकावट महसूस करें। फिर जब स्टेज 2 आती है तो ट्यूमर ग्रो हो जाता है और आसपास के टिश्यूज में भी स्प्रेड कर जाता है। इस स्टेज में थोड़े सिम्टम्स शो हो सकते हैं, जैसे आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, या अगर आपको ब्लैडर कैंसर हुआ है तो यूरिन में ब्लड आएगा। अगर आपको स्टमक का कैंसर हुआ है तो खाना खाने में मुश्किल होगी। फिर जब स्टेज 3 आती है तो आपके लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाती है। अगर पैंक्रियाटिक और लिवर कैंसर है तो जॉन्डिस होगा। अगर लंग कैंसर है तो सांस लेने में मुश्किल होगी। फिर स्टेज 4 में कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो जाता है। इसमें आपको बहुत थकन और वीकनेस फील होगी, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा, डिफरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा बोन्स में पेन भी हो सकती है और बोन फ्रैक्चर भी कर सकती है। एब्डोमेन में स्वेलिंग हो जाएगी, सांस लेने में मुश्किल होगी। स्टेज 0 और स्टेज 1 में सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है, इसीलिए अगर ट्यूमर को इस स्टेज पर डिटेक्ट कर लिया जाए तो ट्रीटमेंट के ज़रिए कैंसर से बचने के चांसेस हाई होते हैं और इन स्टेज में ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। स्टेज 2 में रेडिएशन के ज़रिए ट्यूमर को श्रिंक किया जाता है ताकि ट्यूमर का साइज बॉडी में छोटा हो जाए और फिर सर्जिकली उसको रिमूव कर लिया जाए। स्टेज 3 में सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है और कीमोथेरेपी भी दी जाती है ताकि कैंसरस सेल्स को किल किया जा सके। पर स्टेज 4 में ट्रीटमेंट सिर्फ सर्वाइवल को प्रोलॉन्ग करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस स्टेज में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स को कैसी डाइट लेनी चाहिए और उस डाइट का क्या फ़ायदा होगा। जैसा कि कैंसर के पेशेंट्स का वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वेट को मेंटेन रखने के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक डाइट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा उनको अपने वाटर इनटेक का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। कैंसर के पेशेंट्स में अक्सर वाइट ब्लड सेल्स काउंट कम होता है, तो इसीलिए उनको ऐसे फूड खाने चाहिए जिससे उनका वाइट ब्लड सेल्स काउंट इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा जब उनकी सर्जरी होती है तो तब भी उनको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि वो सर्जरी के बाद रिकवर कर सकें। इसके अलावा प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्जरी के बाद प्रोटीन स्टिचेस को हील करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम कैंसर के पेशेंट्स को फिश, एग्स, टोफू, लेग्यूम्स और ग्रीक योगर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स को अपनी डाइट में नट्स, सीड्स, कैरेट और बेरीज लेने चाहिए।
कैंसर के पेशेंट्स डाइट का ख्याल रखेंगे तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स को भूख का एहसास नहीं होता। और यहाँ मेन बात ये है कि कोई रॉ फूड वो नहीं खा सकते, क्योंकि इससे उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा स्पाइसी और ग्रीसी फूड कैंसर के पेशेंट्स नहीं खा सकते, ये उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप किसी और डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टेक केयर।